नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत लास्ट टॉपिक जो तीसरी यूनिट का है। उसके अंतर्गत हम देखेंगे जनजातीय एवं जनजातीय संस्कृति के बारे में। तो ये कंप्लीट रूप से देखेंगे हम सारी चीज़ें, यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो ट्राइब्स है, यानी कि ट्राइबल और जो कल्चर होता है उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो जो क्या मतलब किस किस प्रकार की जनजातियाँ होती है, उनसे संबंधित कुछ जो प्रावधान होते हैं संविधान में वो कैसे हैं, और जनगणना से रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। उनकी संस्कृति क्या क्या है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके हम सारी चीज़ें जनजातियों के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं जनजातियों की, देखिए आप ये मध्य प्रदेश के मैप में देख सकते हैं जनजातियाँ मुख्य रूप से मोटे तौर पे अगर देखें तो कोल जो जनजाति है वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद पनिका जनजाति आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बेगा जनजाति देखिए बालाघाट मंडला वाले क्षेत्र में देख सकते हैं। भारिया जनजाति मुख्य रूप से छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, खास करके पातालकोट की अगर बात करूं मैं तो वहाँ आपको देखने को मिलती है भारिया जनजाति। कोरकू जनजाति आपको बैतूल होशंगाबाद वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ क्षेत्र आप देख सकते हैं, इधर वाला क्षेत्र है, इधर इतना जो क्षेत्र है यहाँ भील जनजाति मुख्य रूप से। भील का जो प्रमुख पर्व है आपने सुना भी होगा भगोरिया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको इसी क्षेत्र में एक प्रकार से प्रतिवर्ष जो महोत्सव होता है वो देखने को मिलता है। सहारिया जनजाति आपको देखने को मिलती है, ये वाला जो क्षेत्र है शिवपुर वाला क्षेत्र, ऊपर जो चंबल क्षेत्र है उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। कुछ और अन्य जो वितरण है छोटी छोटी जो जनजातियाँ उनका भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक चीज़ें। और आपको ये भी चीज़ पता होगी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की एक पहचान एक प्रकार से अगर देखें तो उसकी अनूठी जनजातीय संस्कृति के रूप में भी जानी जाती है। जनजातीय लोगों को एक प्रकार से आदिवासी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक प्रकार से अगर देखें तो जो आदिवासी है वो भारतीय संविधान की अनुसूची में अंकित होने के कारण ही आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों कहा जाता है, यानी कि उनको आदिवासी कहा जाता है, परंतु वो भारतीय संविधान में वर्णित है, इसके कारण उनको एक प्रकार से अनुसूचित जनजातियों की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। जनजातियों की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो जनजाति समुदाय के जो लोग हैं एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक निश्चित उनकी भाषा शैली होती है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले। एक मैप और आपके सामने दिख रहा है, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ कंप्लीट रूप में आपको सहारिया देखने को मिलेगी जो कि हमने देखे थे। इधर वाला जो इतने जिले वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। उसके बाद नीचे वाला जो क्षेत्र है 4-5 जिले आप दिख रहे हैं, 4 जिले छिंदवाड़ा बैतूल होशंगाबाद वाला जिला या कोरकू देखने को मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए आपको बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा, उसके बाद नरसिंहपुर दमोह सागर और जबलपुर सिवनी ये वाले क्षेत्र में, मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में गोंड जनजाति देखने को मिलेगी। खास करके इधर देखें तो भारिया आपको छिंदवाड़ा मुख्य रूप से देखने को मिलती है, फिर आपको सिवनी में देखने को मिलती है और जबलपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके बाद आप देखें तो बेगा जनजाति की बात करें तो बेगा आपको बालाघाट में देखने को मिलती है, डेंडोरी उसके बाद मंडला अनूपपुर शहडोल उमरिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। कोल जनजाति की बात करें तो कोल जनजाति आपको देखिए जबलपुर में देखने को मिलती है, कटनी में, सीधी में, रीवा में, सतना में, इन सभी क्षेत्रों में आपको ये जो जनजाति है उन जनजाति का फैलाव देखने को मिलता है। ये इनकी जो है एक प्रकार से अगर देखें तो ये मध्य प्रदेश की एक अनूठी पहचान के लिए यहाँ पे वो होते हैं, और संविधान में वर्णित होने के कारण इनको अनुसूचित जनजाति की संज्ञा यहाँ पे दी जाती है। एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक उनकी विशिष्ट भाषा या बोली होती है, आदिकालीन जो धर्म है, रीति है, उनकी परंपरा को मानते हैं, तथा आदिकालीन जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था उसमें ये जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा इन समुदायों की जो विशिष्ट एक प्रकार से परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो संविधान है उसमें अनुच्छेद अगर देखें 242 में अनुसूचित जनजाति की एक प्रकार से अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। पर पहले बात करते हैं हम अनुसूची जो है अनुसूचित जाति की, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो अनुच्छेद 341 के अंतर्गत बात कही गई है, यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 341 में बोला गया है कि जो भी इसके अंतर्गत सूचीबद्ध है वो अनुसूचित जातियाँ कहलाएगी। अनुसूचित जातियाँ यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, अब जनगणना 2011 के अनुसार देखें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति जो 2011 के अनुसार यहाँ पे इनकी जो जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.6% यहाँ हमको देखने को मिलता है। ये हमने जनगणना में भी पढ़ा था, किसमें, जब हमने भारत का भूगोल पढ़ा उसमें ये देखने को मिलता है। फिर सर्वाधिक एवं न्यूनतम अगर देखें तो सर्वाधिक रूप से अनुसूचित जाति आपको कहाँ देखने को मिलती है? इंदौर में। ठीक है, और न्यूनतम आपको मतलब जो अनुसूचित जाति है यानी कि SC है वो कहाँ देखने को मिलती है? झाबुआ में देखने को मिलती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो अनुसूचित जाति है उसकी अगर बात करें हम तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सबसे बड़ी अनुसूचित जाति आपको क्या देखने को मिलती है? चमार के रूप में देखने को मिलती है। अच्छा, ये क्षेत्र है, मतलब संख्या के अनुसार अगर देखें तो इंदौर में सबसे अधिक देखने को मिलती है, और
संख्या के अनुसार जो है झाबुआ में सबसे कम देखने को मिलती है। पर अगर बात करें प्रतिशत की, प्रतिशत मतलब टोटल एरिया में प्रतिशत में बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे कम की, तो सबसे अधिक आपको जो है उज्जैन में देखने को मिलती है और न्यूनतम तो आपको झाबुआ में ही देखने को मिलती है। तो आपको उज्जैन और इंदौर में कंफ्यूज नहीं होना। संख्या के अनुसार इंदौर में सबसे अधिक है और प्रतिशत के हिसाब से उज्जैन में सबसे अधिक है, परंतु झाबुआ में दोनों ही स्थिति में सबसे न्यूनतम है अनुसूचित जाति। ठीक है, इसके अलावा बड़ी तो हमने देख लिया चमार है, उसके अलावा भी अन्य जाति जैसे खटीक है, भंगी है, बलाई, बसोड़, बेड़िया, ये सभी आपको अनुसूचित जाति की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। बेड़िया अनुसूचित जाति सागर जिले में देखने को मिलती है, जो कि वंशानुगत रूप से वेश्यावृत्ति के पेशे से जुड़ी हुई है। इसके अलावा देखें जो अनुच्छेद 342 है वो यहाँ अधिसूचित करता है कि इसमें जो भी वर्णित होगा वो एसटी की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आएंगे। अब 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की अगर बात करें हम, तो टोटल कुल आबादी का 8.14% ये देखने को मिलता है इनकी जनसंख्या भारत के अंतर्गत। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखें तो ये जो है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ देखिए, अच्छा ये वाली हमने देखे थे, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 15.6% हमको राज्य की कुल जनसंख्या का ये देखने को मिलता है, और ये देश के अनुसार देखने को मिल रहा है ये वाला। पर इसका अगर राज्य के अनुसार देखें तो राज्य के अनुसार कितना आएगा, 21.1%। मतलब टोटल राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% आपको एसटी वाली जो जनसंख्या वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियाँ जो है जनसंख्या पूरे भारत में सर्वाधिक देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम की बात करें तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है जनजाति है वो कहाँ देखने को मिलती है, अलीराजपुर में। ठीक है, अलीराजपुर में कितनी देखने को मिलती है, 89%, यानी 100% में से 89% आपको सर्वाधिक आपको प्रतिशत के हिसाब से अलीराजपुर में देखने को मिलती है। और प्रतिशत के हिसाब से ही कम अगर देखें तो भिंड में आपको सबसे कम देखने को मिलती है 0.4। उसके बाद एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जैसे ये तो हमने देखे किसके अनुसार, प्रतिशत के हिसाब से। संख्या के अनुसार सर्वाधिक रूप से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक रूप से अनुसूचित जाति जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलती है, धार में। और संख्या के अनुसार ही आपको ये देखिए भिंड, मतलब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, धार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार, प्रतिशत के हिसाब से अलीराजपुर, और न्यूनतम आपको दोनों ही स्थिति में भिंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी अगर देखें तो 3 जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो भील देखने को मिलती है, उसके बाद आपको गोंड देखने को मिलती है, और आप उसको देख सकते हैं नेक्स्ट कोल जनजाति। ठीक है, केंद्र सरकार ने राज्य की जो मान्यता है, एक प्रकार से अगर देखें राज्य की मान्यता प्राप्त कुल जो है 46 जो जनजाति है उनमें से 3 जनजाति है, जैसे कि अगर देखें बेगा है, उसके बाद देखें सहारिया है और भारिया, उनको विशेष पिछड़ी जनजाति की जो है श्रेणी में रखा गया है। 46 में से बेगा, सहारिया और भारिया, इन तीनों को पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, जिसके आधार पर कृषि में अगर देखें तो पूर्व प्रौद्योगिकी स्तर, साक्षरता का न्यूनतम स्तर, अत्यंत पिछड़े एवं दूर दराज क्षेत्रों में निवास करना तथा स्थिर तथा या घटती जनसंख्या इसके अंतर्गत मुख्य यहाँ पर फैक्ट देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल जनजातियों में अगर देखें तो भीलों की जनसंख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है, और जो है गोंड की अगर बात करें तो गोंडों की आबादी दूसरे स्थान पर यहाँ पे देखी जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की बात कर लेते हैं, जो कि संविधान में उल्लेखित है। खास करके एसटी और एससी के लिए ज़्यादातर देखे जाते हैं, काफ़ी मतलब उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उनके हितों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन एक प्रकार से इन संवैधानिक प्रावधानों का यहाँ पे जो है गठन किया गया है। अन्य विधिक उपबंध के संरक्षण के लिए भी यहाँ पे खास करके देखे जाते हैं। अनुच्छेद 338 की बात करें, इसके अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, और संसद सदस्यों द्वारा ये की जा रही है निरंतर मांग के परिप्रेक्ष्य में। 1978 में देखें तो 1978 में बहुसदस्यीय बना दिया गया है इसको। एक प्रकार से जो एक अधिकारी था उसको एक से अधिक मिलाकर एक प्रकार से आयोग के रूप में संज्ञा दे दी गई। उसके बाद आप देखें तो 1987 में आप जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के रूप में इसका नाम बदल दिया गया। फिर बात करें 2003 की, तो 2003 में ये संविधान संशोधन जिसका नाम है 89वां संविधान संशोधन देख सकते हैं। तो इसमें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया, और ये जो है एक प्रकार से प्रभावी हो गया 2004 में। तो उन दोनों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए, 2 कौन कौन से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि एससी आयोग और एसटी आयोग। ठीक है,
तो ये का संवैधानिक बॉडी है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे अनुसूचित जाति जो है उसकी बात करें, अनुसूचित जाति आयोग की, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 338 में देखने को मिलता है, इसके तहत किया गया है। और इस तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय इसको बोला जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। इस आयोग के अधिकारी का जो दायित्व होता है वो अनुसूचित दायित्वों के जो एक प्रकार से अनुसूचित जाति है उनके संवैधानिक जो प्रावधान है, जो भी है प्रावधान, उनका क्रियान्वयन करना, उनका निरीक्षण करना तथा इससे संबंधित जो वार्षिक प्रतिवेदन है, जो रिपोर्ट है, वो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रोवाइड करना, राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय मतलब हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है, भारत के। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अंतर्गत हम देख सकते हैं एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार मिला के कंप्लीट बॉडी बन जाती है। और इनकी जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक आप सुधार लीजिए। नियुक्ति इनके जो है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और इस आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री एवं केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश अगर एससी आयोग की बात करें तो इसका गठन किया गया था, ये भी ध्यान में रखना आपको, खास करके एमपीपीएससी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान में रखना है। गठन किया गया था एससी आयोग का मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1995 में। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, 2 अशासकीय अध्यक्ष सदस्य होते हैं और आयुक्त होता है वो कि पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सहकारी एससी वित्त एवं विकास निगम की बात करें तो 1979 में ये व्यवसाय ऋण प्रदान करने के लिए इसको गठन किया गया था, खास करके अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, इसके बाद देखें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग की बात करें तो जो जनजाति है उनके कल्याण, मतलब उनके कल्याण और उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए 1999 में जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई थी। और इससे यही उम्मीद बनी कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो योजनाएं हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। और ये प्रस्ताव भी रखा गया कि जनजातियों के हितों के प्रभावी संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को विभाजित कर दिया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी पीछे बात की है, 2003 में क्या होता है, एक नवासी व संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत वो 2004 में जो पारित होता है तो उसमें आपको एक नया अनुच्छेद बनकर आता है, अनुच्छेद 338 का। ठीक है, जब भी इस प्रकार की स्थिति आए क ख ग घ तो ये समझ लीजिए आप संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो समझ लीजिए यहाँ पे संशोधन के तहत एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और ये भी एक प्रकार का संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, 2004 से ये प्रभावी हुआ है एक संस्था के रूप में। और इसके अंतर्गत भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और इनका जो भी कार्यकाल, वेतन भत्ता, सेवा शर्तें होती है वो सभी किसके माध्यम से की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये निर्धारित की जाती है। तो ये तो बात की हमने कुछ संवैधानिक प्रावधान की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे कुछ और परिषद है, जैसे मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद है। ये 1957 में गठित की गई थी, अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। और इसके अंतर्गत हम देखें तो एससी क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण करना इसका जो है मुख्य कार्य है। और पुनर्गठन इसका किया गया 2014 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जनजातीय संस्थान, ये जनजातीय संस्थान जो है जनजातीय संग्रहालय, इसके अंतर्गत अगर देखें तो भोपाल में स्थित है। इसी के अंतर्गत मतलब जो जनजातीय संस्थान है ये पहला संग्रहालय भोपाल में है। आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में है। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में। ये 3 जनजातीय संस्थान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, भोपाल, झाबुआ, अमरकंटक में। इसके अलावा देख सकते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की बात करें तो इसकी स्थापना जो है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो धारा है 25 उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी और 29 सितंबर 1994 को की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, जनजातीय समाज का आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास व शोषण को समाप्त करना और गरीबी को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये मुख्य कुछ है, हमने एक प्रकार से कुछ संस्थान के बारे में बात की। अब हम एक एक करके सारी जो जनजातियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं ताकि हमारा जो कंप्लीट रूप से जनजाति वाला चैप्टर है वो एंड हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे मुख्य जो जनजाति हमारी मध्य प्रदेश के उपलक्ष्य में अगर देखें तो भील जनजाति है। ठीक है, और ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति इसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो भील जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है और भील मध्य प्रदेश की प्राचीनतम जनजातियों में से एक मानी जाती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें, खास करके मध्य प्रदेश पश्चिमी वाला आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं छोटा सा मैप बनाऊं यहाँ इंडिकेशन के लिए, ठीक है, ये इस प्रकार से अगर देखें, ठीक है, इस प्रकार से अगर देखें तो ये मध्य प्रदेश का मैप, यहाँ बालाघाट थोड़ा नीचे जाएगा। तो इस वाले क्षेत्र में अगर देखें, इस वाले क्षेत्र में आपको खास करके जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे आपको भील जनजाति बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यानी कि उधर जो है मतलब पश्चिमी क्षेत्र में
जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, रतलाम आदि जिलों में इनकी आबादी काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। और भील जो है, भील शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें तो भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है धनुष। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं? धनुष चलाने वाले। यानी भील जो है कथा सरित सागर में गुंथोपा ने एक प्रकार से भील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और जो धनुष है, धनुष चलाने वाले को हम एक प्रकार से भील बोल सकते हैं। ये भीली भाषा बोलते हैं, जो कि गुजराती, राजस्थानी तथा मराठी का संयुक्त रूप से मिश्रण माना जाता है। कुछ उपजातियाँ होती हैं इनकी। उपजातियों की अगर बात करें तो जैसे बरेला होती है, रथियास होती है, भिलाला होती है, पटियाला होती है। उसके बाद हम देखें पटलिया होती है और बेघास होती है। ये कुछ उपजातियाँ होती है भील की। ठीक है, जाति में से ही कुछ उपजाति निकल कर बनती है। कुछ इनके पर्व मतलब महोत्सव पर्व होते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से अगर देखें तो भगोरिया हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। गल भी देखने को मिलता है, जात्रा भी देखने को मिलता है, उसके बाद चलावणी भी देखने को मिलता है। ये कुछ पर्व है भील जनजाति के। कुछ नृत्य देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा नृत्य किए जाते हैं, जैसे कि डोहा। अलग अलग पर्व में अलग अलग समय पे जो नृत्य है, जैसे भगोरिया नृत्य, भगोरिया पर्व के समय भगोरिया नृत्य होता है, डोहा होता है, घूमर होता है, बड़वा होता है, गौरी होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि उनकी कुछ सामाजिक विशेषताएं देखने को मिलती है हमको। जैसे कि इनका जो भील जनजाति है, भील जनजाति का जो समाज है, पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है एक मुखिया होता है, यानी संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। और पितृसत्तात्मक मतलब पिता, मतलब एक प्रकार से पुरुष को ज़्यादा, मातृसत्तात्मक में माता को ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता है, और पितृसत्तात्मक में पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा भीलों में जो है एक प्रकार से गंधर्व विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, विवाह की बात करें तो गंधर्व विवाह देखने को मिलता है, नियमित विवाह, हरण विवाह आदि मुख्य रूप से प्रचलित है। विवाह में कन्या मूल्य देने का प्रचलन है। जैसे कि मान लीजिए शादी हो रही है, तो जिस घर में मतलब जैसे मान लीजिए जो कन्या के पिता होते हैं उनको एक प्रकार से अभी इधर क्या होता है, जैसे दहेज आता है। ठीक है, तो कन्या तरफ से आता है, परंतु इसमें क्या होता है, कन्या तरफ जो पक्ष रहता है उनको यहाँ पे विवाह कन्या मूल्य देना होता है। ठीक है, कुछ आर्थिक विशेषताएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, जैसे कि इस जनजाति के जो लोग हैं प्राय किसान होते हैं। खास करके अगर देखें तो कुछ लकड़हारे हम देख सकते हैं, कुछ श्रमिक यानी मजदूरी का काम करते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होने के कारण ये कभी कभी हम देख सकते हैं डकैती करके भी अपना जो है जीवन निर्वहन भी करते हैं। कुछ लोग जंगल पर अगर देखें, जंगल पहाड़ों को जलाकर खेती करते हैं, तो उस खेती को हम क्या बोलते हैं, झूम खेती। परंतु भील की जो खेती है उनको बोला जाता है चिमाता। ठीक है, और मैदानी भाग बनाए जाते हैं खेती के माध्यम से इसका, तो उसको दजिया बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, झूम खेती है उसको चिमाता बोला जाता है इनके माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सांस्कृतिक विशेषता, तो इसके अंतर्गत देखें भील जो है दिवाली, दशहरा आदि त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाते हैं। और यहाँ अगर देखें तो भीलों को एक प्रकार से जो होली के पर्व है उसके पूर्व हम देख सकते हैं प्रणय पर्व आयोजित किया जाता है। प्रणय पर्व को बोला जाता है भगोरिया। ठीक है, भगोरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 8 दिनों मतलब होली पर्व के पूर्व 8 दिनों तक लगने वाला जो है एक प्रकार से मेला होता है, विश्व विख्यात है ये। इसी के अंतर्गत जो एक भित्ति चित्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, पिथोरा जिसे हम बोलते हैं, भीलों का विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र है ये। और इसमें जो है श्री पेमा फाल्या और उसके श्रेष्ठ कलाकार होते हैं। भील जनजाति विशेष रूप से गोदना प्रिय होती है। गोदना मतलब एक प्रकार से टैटू हम बोल सकते हैं, जो कि बॉडी में, हाथ में, मुंह में कहीं पे भी हम देखने को मिलता है। टैटू आप बोल सकते हैं, उसको हम गोदना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए भौगोलिक वितरण की अगर बात करें तो भौगोलिक वितरण मतलब ये किस किस क्षेत्र में एक प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो भीलों का निवास स्थान खास करके हमने अभी बात की थे पश्चिमी क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। खरगोन एक प्रकार से झाबुआ, अलीराजपुर वाले क्षेत्र में देखें, यानी कि देखिए झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस क्षेत्र को प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र या परिक्षेत्र का गौरव भी प्राप्त है। भीलों के मकानों को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, कू कहा जाता है। ठीक है, भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है, कू। MCQs में एक पूछा जा सकता है। कुछ उनकी शारीरिक विशेषताएं होती है, जैसे कि भील जो सामान्य रूप से कम ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है, और मतलब ठेगने बोल सकते हैं आप। और उनका रंग जो होता है भूरा होता है, देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। शरीर उनका काफ़ी मजबूत गठीला होता है। ठीक है, मतलब काफ़ी मजबूत होते हैं, सुगठित रूप से होते हैं। भीलों को कई जो है उप जनजातियों में यहाँ पे बांटा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ उपजातियाँ उनकी देख सकते हैं। देखिए जैसे कुछ उजले भील होते हैं और कुछ कालिया भील होते हैं। जैसे उजले भील जो होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं भील समाज में उजले भील जो होते हैं खुद को
उच्च श्रेणी का मानते हैं। ये उजले भील जो है उच्च श्रेणी का मानते हैं। इन्हें भिलाला भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भिलाला भी इनको कहा जाता है। और उजले भील अपनी कन्या का विवाह इनसे नहीं करते हैं। हालांकि इनकी कन्या को मतलब यहाँ से शादी करके ला सकते हैं, परंतु उजले भील इनकी कन्या से विवाह नहीं कर सकते, मतलब यहाँ अपनी कन्या का विवाह इनसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब एक तरफ से जो है एक प्रकार से चालू है। देखिए इधर की जो कन्या है इनका विवाह यहाँ हो सकता है, परंतु इनकी कन्या का विवाह यहाँ नहीं हो सकता। इस प्रकार से यहाँ ये मानते हैं। ठीक है, और उजले भील या भिलाला अपनी उत्पत्ति का कारण राजपूत राजाओं, एक प्रकार से अगर देखें भील कन्याओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, मतलब जनजाति की दृष्टि से अगर देखें तो भारत की ये तीसरी है और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी है। ठीक है, भारत की कितने नंबर की है? तीसरे नंबर की है। और भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हमने देखे हैं, अलग अलग क्षेत्र में निवास करती है और ये एक प्रकार से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के मतलब इस भाग में ये सम्मिलित है। भील जो जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति में सम्मिलित किए गए हैं। भील जो पुरुष है वो जैसे अगर देखें हम तो उनकी कुछ मतलब जो है अंग मतलब एक प्रकार से कुछ वस्त्र होते हैं, जैसे कि लंगोटी होती है, सिर पर साफा बांधते हैं। महिलाएं अंगरखा मतलब जो पहनावा है जो एक प्रकार से, और आभूषण प्रिय होते हैं, मतलब दोनों पुरुष और महिला जो होते हैं आभूषण प्रिय होते हैं। जैसे अगर देखें जैसे बदबो है, माधवी या भगत, ये जो है एक प्रकार से पवित्र व्यक्ति माने जाते हैं भील जनजाति में। इसके अलावा इनका जो प्रशासन की बात करें तो इनका जो प्रशासन है मुख्य रूप से भीलों के गांव में हम देखें तो जो कोटवार होता है, ग्राम सेवक जिसे बोलते हैं, कोटवार होता है। कोटवार जाति व्यक्ति का मतलब एक प्रकार से जाति का व्यक्ति जो है इनका प्रशासन करता है भीलों का। भीलों में एक विवाह का प्रचलन है, कहीं कहीं बहुविवाह भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, भीलों के अंतर्गत अगर देखें, और इनमें अपहरण विवाह एवं गंधर्व विवाह भी काफ़ी प्रचलित है। इनका प्रमुख त्यौहार हमने देखें भगोरिया, ठीक है, जिसके बारे में अभी विस्तार से देखने वाले हैं, जो प्रतिवर्ष होली से पूर्व एक प्रकार से अलीराजपुर और झाबुआ में आयोजित किया जाता है। होली के मौके पर विवाह एक प्रकार से देखें तो दिलचस्प रूप से देखें तो जो है गोल गधेड़ों का भी आयोजन किया जाता है। अब गोल गधेड़ो होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा मटकी फोड़ प्रथा होती है, मटकी फोड़ जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में आपने मटकी फोड़ देखा ही होगा। तो उसी प्रकार जो है भीलों में भी गोल गधेड़ो नाम की एक प्रकार से जो है नृत्य या विवाह के मौके पर इसको आयोजित किया जाता है। जैसे जो व्यक्ति मटकी फोड़ेगा या फिर जो भी व्यक्ति यहाँ पे मटकी फोड़ेगा वो व्यक्ति जिस कन्या से विवाह करना चाहेगा उस कन्या से विवाह कर सकता है। इस प्रकार से ये इसमें प्रथा हमको देखने को मिलती है गोल गधेड़ों में। ठीक है, और भगोरिया में क्या होता है? भगोरिया में ऐसा मेला होता है, तो जैसे लड़का है भगोरिया भील जनजाति का और एक कन्या है, ठीक है, भील जनजाति की। तो ये जो लड़का है भील जनजाति का वो जिस कन्या के ऊपर गुलाल लगा देगा और अगर उस कन्या को भी एक्सेप्ट है तो वो भी इसको गुलाल लगा देगी, तो इससे क्या होगा? दोनों आपस में ये इनकी शादी हो जाएगी। तो इस प्रकार का ही हमको देखने को मिलता है भगोरिया पर्व में। तो ये अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होता है। इसके अलावा ये कृषि के अलावा पशुपालन भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, जंगली वस्तुओं का विक्रय भी करते हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में ये देखने को मिलता है। भील जनजाति की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? भीली कहलाती है। और भील जनजाति में गोरी नृत्य, घूमर नृत्य ये काफ़ी प्रचलित है। भील जनजाति के अंतर्गत हमको कुछ स्वतंत्रता सेनानी भी देखने को मिलते हैं, जैसे टंटिया भील, ठीक है, टंटिया भील देखने को मिलते हैं। रघुनाथ मंडलोई तथा भीमा नायक जैसे महानायक भी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी संघर्ष भी किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं भगोरिया नृत्य के बारे में। तो भगोरिया नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जो जनजातीय होते हैं, जनजातीय समाजों में हाट बाजार जो बाजार होती हैं, पर्व त्यौहार, इसका काफ़ी अधिक महत्व होता है। जनजातीय क्षेत्रों में लगने वाले जो बाजार होते हैं उसमें मनोरंजन के साधन होते हैं, साथ साथ हम देखें तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक विनिमय और परिणय स्थल के रूप में भी उल्लेखनीय है। पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर देखिए होली का दहन के 7 दिन पूर्व ये भगोरिया नृत्य या महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि 3 कैटेगरी में यहाँ देख सकते हैं हम। इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है झाबुआ, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। भगोरिया जो है केवल एक प्रकार से हम देखें मनोरंजन या खरीद फरोख्त का केंद्र नहीं है, बल्कि जो युवक युवतियाँ होते हैं, ठीक है, जो शादी लायक होते हैं, उनके विवाह मंडप के रूप में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसी के अंतर्गत जो है 3 चरणों में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो प्रथम बाजार के दिन को गुलालिया बोला जाता है,
ठीक है, इस दिन स्त्रियां तथा पुरुष अपनी आवश्यकता का सामान खरीदते हैं। दूसरे दिन बात करें तो भगोरिया हाट लगता है, जिसमें सबसे अधिक चहल पहल होती है और इसी हाट में युवक युवती जो होते हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। और सबसे आखिरी में जो होता है उजाड़िया होता है। ठीक है, तो ये जो होता है लास्ट, मतलब 3 भागों में ये जो भगोरिया नृत्य है उसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो जनजाति है वो हमारी है गोंड। ठीक है, तो गोंड जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत दूसरी सबसे बड़ी जनजाति इसको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ अगर देखें तो गोंड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? कोंड से हुई है। ठीक है, गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कोंड से हुई है, यानी तेलुगु भाषा का तेलुगु शब्द जो है उससे हुई है। इसका अर्थ होता है पहाड़, यानी कि हम बोल सकते हैं पहाड़ पर निवास करने वाली जो जनजाति है उसको बोला जाता है गोंड जनजाति। यह पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, जिसके फलस्वरूप इसको एक प्रकार से गोंड की संज्ञा दी गई है। इसी के अंतर्गत हमको मड़ई जो है बहुचर्चित मेला या एक प्रकार से मड़ई देखने को मिलता है। इसकी उपजाति का बहुचर्चित मेला है मड़ई मेला। मुख्य रूप से देखें तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, सर्वाधिक रूप से प्रसिद्ध है। और ख़ास करके मध्य प्रदेश में मालवा वाले क्षेत्र में भी ये जो मुरिया जनजाति है उनमें भी काफ़ी मतलब एक प्रकार से फेमस है। जनवरी की बात करें, जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य इस मेले का आयोजन किया जाता है और देवी के समक्ष बकरी मतलब जो बकरा है उसकी बलि तथा पवित्र वृक्ष के नीचे नृत्य व संगीत एक प्रकार से इसका आयोजन किया जाता है। इनका जो पूजनीय देवता होता है वो अंगादेव होता है और उसको रखकर ये कंधे पर सवारी करते हैं। इस मेले का जो मुख्य आकर्षण होता है वो होता है एवाल तोर नृत्य होता है, जो कि दिन एवं रात्रि के समय खुले मैदान में किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोंड जनजाति। अब गोंड जनजाति कहाँ है? देखिए भील की अगर बात करें तो भील आपको ये देखने को मिलती है इधर साइड। ठीक है, इधर वाले। अब गोंड जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलती है? गोंड आपको मुख्य रूप से इस वाले भाग में देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो कि हमने पिछले जो चित्र देखे थे वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसकी सामाजिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं गोंड जनजाति की। तो कुछ सामाजिक विशेषता हम देख लेते हैं, जैसे इनके विवाह से संबंधित अगर बात करें हम तो इनके विवाह की अनेक प्रथाएँ यहाँ प्रचलित देखी जाती हैं, जैसे कि जिनमें अगर देखें तो हरण विवाह हम देख सकते हैं, विधवा विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, इस प्रकार हम देख सकते हैं। इन जनजाति में एकल एवं संयुक्त परिवार का भी प्रचलन देखने को मिलता है। एकल और संयुक्त परिवार मतलब संयुक्त रूप से जैसे दादा चाचा जो भी है मतलब पूरे परिवार एक साथ रहता है वो संयुक्त परिवार कहलाता है। इसके अलावा वधु मूल्य देने, यानी कि वधु मूल्य के तहत बैल सुअर तथा कपड़े भी यहाँ पे दिए जाते हैं कन्या पक्ष की तरफ। उसके बाद कुछ आर्थिक विशेषता होती है इनकी, जैसे अगर देखें तो इनके जो जीविकोपार्जन यानी कि जो जीविका का रहन निर्वहन करते हैं, जैसे कृषि कार्य करते हैं, वनोपज को एकत्रीकरण करते हैं, उनको बेचते हैं, शिकार करते हैं। उसके बाद जंगल मतलब जो खेती करने के लिए जंगल की कुछ खेती है उसको एक प्रकार से परंपरागत जो गोंड का जो खेतीहर होता है वो परंपरा से दहिया खेती यहाँ पे करते हैं, जो जंगल को जलाकर उसकी राख में भी मतलब राख से भी की जाती है। और जब एक स्थान की उर्वरता और तथा जंगल समाप्त हो जाता है तो वो दूसरे स्थान पर इसी पैटर्न को अपनाते हैं। अब आगे चलें हम कुछ सामाजिक विशेषता इनकी देखने को मिलती है। अच्छा, आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत हमको ये इनका जो है निवास स्थान देखने को मिलता है, झोपड़ियों में देखने को मिलता है। झोपड़ियों का निर्माण जो है घास फूस और बांस एवं मिट्टी का प्रयोग करके ये करते हैं। कुछ सांस्कृतिक विशेषता यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि गोंडों का जो प्रदेश होता है वो किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वो जाना जाता है गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना नाम से पूरा भूभाग हमको देखने को मिलता है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत जो विश्व भूगोल और भारत का भूगोल उसमें पढ़े हमने। ठीक है, 15वीं शताब्दी की अगर बात करें, 15वीं सदी तथा 17वीं सदी, ठीक है, इसके बीच गोंड राजवंशों के शासन स्थापित हुए हैं। ठीक है, प्रमुख इनके नृत्य हमको देखने को मिलते हैं, कर्मा है, सेला है, बड़ोनी है, बिरहा, कहरबा, सजनी, शुआ, ये सभी इनके कुछ नृत्य देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। भौगोलिक विशेषताओं की अगर बात करें तो जो गोंड जनजाति है वो मुख्य रूप से नर्मदा के दोनों किनारे, खास करके अगर देखें तो विंध्य क्षेत्र सतपुड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसमें मुख्य रूप से जो जिले आते हैं जैसे बैतूल आता है, छिंदवाड़ा आता है, होशंगाबाद, सागर, दमोह, जबलपुर, ये सभी क्षेत्र के अंतर्गत जो है गोंड जनजाति का जो निवास स्थान है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है कुछ इनकी एक प्रकार से उपजाति देखने को मिलती है। उपजाति मतलब देख सकते हैं इन्हीं के अंतर्गत, जैसे अगरिया है गोंड जनजाति के अंतर्गत। तो अगरिया जो होते हैं लोहे के काम करने वाले को क्या बोलते हैं? वर्ग को अगरिया बोला जाता है गोंड जनजाति के अंतर्गत। उसके बाद इसी के अंतर्गत पुजारी का काम करने वाले को प्रधान बोला जाता है। अलग अलग एक प्रकार से देख सकते हैं हम, अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं गोंड जनजाति के अंतर्गत। कोयला भूता नाचने गाने वाले को बोलते हैं, ओझा पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाले को बोलते हैं सोल्हास, ये बढ़ईगिरी करने वाले को,
इसके अंतर्गत राजगोंड होते हैं और घुरगोंड। राजगोंड ये लोग जो होते हैं भूस्वामी होते हैं, और घुरगोंड जो होते हैं यह गोंडों का साधारण वर्ग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखें तो ये बड़े हिस्से में गोंड शासकों का साम्राज्य रहा है, जैसे जिनमें प्रमुख रूप से रानी दुर्गावती देख सकते हैं, शंकर शाह व रघुनाथ शाह नाम यहाँ काफ़ी उल्लेखनीय है। राजाओं के 52 प्रसिद्ध हैं यहाँ पे। गोंड राजा वक्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इनके प्रमुख देवता है, जैसे बड़ा देव सृजन करने वाली शक्ति हम बोल सकते हैं। दूल्हा देव शादी विवाह के सूत्र में बांधने वाला देव इसे बोलते हैं। बूढ़ा देव कुल देवता, जिनमें उनकी माता पिता को भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद देखें भिवासु, ये आदि कुछ प्रमुख देखने को मिलता है। ग्राम देवता के रूप में खैरमाई, ठाकुर देव, नारसेन, ग्राम के लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे अलग अलग मतलब हमको देवी देवता इनके देखने को मिलते हैं। गोंड जनजाति में दूध लौटावा वाली प्रचलित एक प्रकार से प्रथा प्रचलित है। इनमें मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह यहाँ करना श्रेष्ठ माना जाता है। गोंड जनजाति प्रकृति पूजक माने जाते हैं। नाग के साथ साथ पीपल के जो वृक्ष है उसकी भी पूजा ये करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो जनजाति है वो हमको देखने को मिलती है बैगा। तो बैगा जनजाति हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, इनका जो खास करके अगर देखें तो बैगा जनजाति का विस्तार ये आप देख सकते हैं, ये क्षेत्र लोकेशन, और इसका जो मुख्य रूप से विस्तार होता है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है, झारखंड में भी देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी ये देख सकते हैं हम, ठीक है, और कुछ अन्य राज्यों में भी हमको देखने को मिलता है। इस समुदाय के जो लोग हैं वो एक प्रकार से द्रविड़ का अपने आप को वंशज मानते हैं। बेगाओं में मुंडा जनजाति की विशेषता देखने को मिलती है। इसके अलावा बेगा जो है घने एक प्रकार से घने वनों में रहते हैं, और इनके जो गांव है मतलब इनके गांव छोटे होते हैं। बेगाओं के घर जो होते हैं वो उनकी जो दीवारें होती है वो कैसे बनी होती है, बांस से बनी होती है, और छत जो होते हैं खपरे यानी खप्पर जो होते हैं उसके स्थान पर अगर देखें तो घास फूस यहाँ पे देखने को मिलता है। बेगांव के अंतर्गत अगर देखें तो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाले कुछ लोग होते हैं, गहन अध्ययन रखने वाले कुछ लोग होते हैं, जिनको बोला जाता है गुनिया या ओझा बोला जाता है। मतलब गुनिया या ओझा बोला नहीं जाता है, इनके पर्याय माना जाता है। पर्याय मतलब इनके समतुल्य इनको माना जाता है, जो कि औषधि का ज्ञान रखते हैं। बेगा कृषि कार्य में हल का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो है इससे एक प्रकार से वो धरती को अपनी माता मानते हैं, और माता को चोट लगने जैसी है, उनको पीड़ा होने की स्थिति ये मानते हैं, इसलिए वो हल नहीं चलाते हैं। मंडला में अगर देखें तो जो बेगा होते हैं, बेगाओं का एक समूह होता है मंडला में, उनको भारिया बेगा के नाम से जाना जाता है। बेगा समाज में भारिया जो बेगा है उनको हिंदू पुरोहितों के बराबर महत्व दिया गया है। जैसे कि हिंदू पुरोहित है उनको महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार भारिया बेगा को महत्व दिया गया है बेगा जनजाति में। इनका जो भोजन होता है वो मुख्य रूप से मांस हो सकता है, ठीक है, मोटे अनाज, उसके अलावा कंदमूल होते हैं कुछ, उनका उपयोग करके ये अपना भरण पोषण करते हैं। इनके सुबह का जो भोजन होता है नाश्ता बासी, दोपहर का भोजन यानी लंच जो होता है पेज होता है, रात्रि का भोजन बियारी होता है। अलग अलग प्रकार से हमको भोजन इनका देखने को मिलता है। इस जनजाति पर एक प्रकार से पुस्तक एक लिखी है, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, बेगा, ठीक है, बेगा के रचयिता है बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन जो है मतलब एक प्रकार से जो बेगा नाम की पुस्तक है उसकी रचयिता है। इसके अलावा जो है कुछ इनकी एक प्रकार से भौगोलिक लिखा है, ठीक है। भौगोलिक वितरण की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो भौगोलिक वितरण इनका एक प्रकार से देखें है जनजाति मुख्य रूप से हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। सतपुड़ा और मैकल पर्वत खास करके अगर देखें तो डिंडोरी, मंडला, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट आदि क्षेत्रों में ये काफ़ी निवास करती है। इसके अलावा कुछ इनकी आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो बेगाओं के जीवन जो है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। खास करके देखें तो झूम खेती इसमें प्रसिद्ध है, और ये जो खेती में अधिकांश रूप से बैलों का प्रयोग नहीं करते, मतलब एक दूसरे से मांग कर जो हो उपयोग करते हैं, और इसके बदले वो अनाज का आधा भाग उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब प्रदान करते हैं। यह बेगा जो है एक प्रकार से बेगा प्रथा पोडा कहलाती है, ठीक है। कुछ लोग कुशल शिकारी भी होते हैं, शिकार कर कर भी अपना भरण पोषण करते हैं। कुछ सामाजिक विशेषताएं होती है इसके अंतर्गत, वो हम देख सकते हैं। जैसे इनका जो समाज होता है पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि पुरुष प्रधान होता है, और सामाजिक रीति रिवाजों के पालन में पुरुषों के निर्णय जो होते हैं सर्वोपरि माने जाते हैं, ठीक है। बेगा समाज में समगोत्री विवाह वर्जित है, यानी कि एक ही गोत्र के जो है कन्या और युवक का विवाह यहाँ पे नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हमको देखने को मिलती है, जैसे कि एक प्रकार से कला से विशेष लगाव होता है, जैसे
हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें जैसे सैला है, कर्मा है, फाग है, परधोनी है। ये सभी चीज़ें, नृत्य गीत, दीवारों पर मिट्टी और रंग का अलंकरण, इनकी लोक परंपरा का हिस्सा काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। बेगा जनजाति जो है इनका एक प्रकार से ये गोदना प्रिय, गोदना मतलब वो टैटू वाला है ना, गोदना प्रिय जनजाति इनको बोला जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के रूप में, सबसे मतलब गोदना प्रिय जनजाति किसको बोला जाता है, तो आपको आंसर देना है बेगा। ठीक है। और इनका जो प्रमुख जो प्रिय वृक्ष है वो साज है, और गोदना तो इनका प्रिय है ही। ठीक है। कुछ उपजातियाँ होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं इनकी कुछ उपजातियाँ, नरोतिया होती है, बेजवार होती है, रेमना होती है, भरोतिया होती है, काड़मेना, नाहार, ये सभी कुछ उपजातियाँ होती है। ठीक है। किसकी, बेगा जनजाति की उपजातियाँ हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ इनके विवाह प्रचलित होते हैं, जैसे कि मंगनी या चढ़ विवाह हम बोल सकते हैं जिसे। उसके बाद हम देख सकते हैं चोर विवाह, ये उसके बाद उठवा विवाह, लमसेना विवाह। अच्छा, लमसेना विवाह देखिए, लमसेना विवाह का मतलब है जैसे मान लीजिए एक युवक है, ठीक है, और वो मतलब जो है एक युवती से उसकी शादी हो रही, तो युवती का जो पिता होगा, ठीक है, इनके मतलब बेगा जनजाति में, तो वहाँ जाकर उसको 1 महीना यहाँ पे काम करना होगा। अब पिता अगर खुश हो जाता है तो युवती का हाथ युवक के हाथ में दे देगा। इस प्रकार की जो प्रथा है वो लमसेना विवाह के अंतर्गत आती है। पैठुल विवाह, उधारी विवाह, ये सभी प्रचलित है किसके अंतर्गत, प्रचलित विवाह बेगा जनजाति के अंतर्गत। कुछ प्रमुख नृत्य है इनके अंतर्गत, जैसे कि हमने अभी देखे थे सैला, कर्मा, फाग, परधोनी, ये सभी कुछ नृत्य हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेगा जो है मुख्य रूप से ठाकुर देव यानी कि ग्राम भूमि के देवता, दूल्हा देव, बीमारियों के रक्षक, बूढ़ा देव प्रमुख देवता इनके होते हैं, इनकी पूजा करते हैं। बेगा की जो महिलाएं है धोती, छोटी धोती पहनती है, जो कि कमर से घुटनों तक लपेट कर पहनती है। ठीक है। इसको जो महिलाओं का जो धोती है उसको कपची कहा जाता है। ठीक है, कपची इसको कहा जाता है। बेगा लोग को मतलब जो पेय पदार्थ होता है वो पेज होता है, दलिया हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। पेज एक प्रकार से चावल, मक्का, कुटकी इनके घोल से बनाई जाती है। दलिया एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली जो बेगा है विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मानी जाती है। तो ये हमने देखिए यहाँ तो ये सारी चीज़ें देख ली, इनके कुछ प्रमुख देवता थे, बेगा महिलाएं, ठीक है, का जो वेशभूषा है वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके संबंध में, जो भारिया बेगा होते हैं, भारिया बेगा होते हैं, उनको बेगा समाज में जो हिंदू पुरोहित है, जैसे कि हमने अभी देखे थे, हिंदू पुरोहितों के समान यहाँ पे दर्जा दिया गया है। बेगा काले और रूखे शरीर वाले होते हैं, यानी क्रांतिहीन शरीर वाले होते हैं, और बेगा युवतियाँ सुंदर और आकर्षक होती है। गोंड की अगर बात करें, गोंडों में द्रविड़ जो होते हैं, द्रविड़ और बेगाओं में मुंडा विशेषताएं दिखाई देती है। बेगा युवकों का प्रिय जो मनोरंजन होता है, जंगलों में जो जंगली जानवर होते हैं उनका शिकार और मछली पकड़ना होता है। इनका एक प्रमुख वृक्ष हमने देखे थे, साज का वृक्ष होता है जिसकी पूजा करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हो गए बेगा के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनजाति कोल। तो कोल जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखिए रीवा वाले क्षेत्र में देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट कोल जनजाति। तो इनका जो क्षेत्र हमको मुख्य रूप से देखने को मिलता है, अगर बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बिंद कैमूर वाला क्षेत्र है, बिंद कैमूर के मुख्य निवासी माने जाते हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो रीवा क्षेत्र को अपनी रियासत बताते हैं। और कोल जो है एक प्रकार से मुंडा समूह की एक प्रमुख जनजाति है। रीवा के बर्दी राजा जो एक प्रकार से है, बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को कोल जनजाति का पूर्व निवास स्थान माना जाता है। और वर्तमान में अगर बात करें तो रीवा के अलावा जो है, रीवा साथ में अगर देखें तो सतना, सीधी भी है, उसके बाद जबलपुर भी है, शहडोल, इन जिलों में भी इनका निवास स्थान माना जाता है। जो मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर आपको पता ही होगा, मैक्स मूलर इन्होंने कोल या कोलारिन जो है उनको कहा है, कोल जनजाति को, एक मतलब जो कोल है एक आदिम जनजाति है जिनका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। कोल शब्द की जो मूल उत्पत्ति है संस्कृत शब्द के कोला से मानी गई है। कुछ इनकी सामाजिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर हमको कुछ सामाजिक विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे कि इनके अंतर्गत जो है एक प्रकार से ये पितृसत्तात्मक देखने को मिलते हैं, यानी कि जो है पुरुष प्रधान यहाँ पे माना जाता है, पुरुष के जो निर्णय उसको सर्वोपरि माना जाता है। परंतु कुछ समय अगर देखें कुछ पक्ष में महिलाओं को भी कुछ सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यों में स्वतंत्रता दी गई है।
तो संस्कृत यहाँ पे महिलाओं को भी काफ़ी यहाँ पे जो है अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पे जो पर्दा प्रथा है वो नहीं देखने को मिलती, यानी महिलाएं पुरुष के सहयोगी के रूप में कार्य कर सकती है। कोल जो गांव है उनमें कई गांवों की जो संयुक्त पंचायत है वो एक प्रकार से समिति के रूप में यहाँ देखने को मिलती है, और इसमें गांव के पंचों द्वारा झगड़ों का निपटारा किया जाता है, जिसे मतलब एक प्रकार से जो पंचायत है उसको क्या कहा जाता है, उसको गोइया कहा जाता है। तो ये हम देख सकते हैं, कुछ हमने सामाजिक विशेषताओं के बारे में देखा है। अब बात करते हैं हम कुछ यहाँ पे आर्थिक विशेषताओं की। तो जो कोल जनजाति है उसमें आर्थिक विशेषताओं के रूप में देख सकते हैं, ये अपना जो जीवन यापन है, मुख्य रूप से इनका जीवन यापन कृषि और साथ में अगर देखें तो श्रमिक के रूप में भी ये अपना जीवन यापन देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने देखे कृषि और श्रमिक, उसके अलावा हम देख सकते हैं पशुपालन भी हमको देखने को मिलता है। इनका मतलब जो आर्थिक जो जीविका है वो चलाने के लिए ये पशुपालन भी करते हैं। कोल जनजाति में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। जैसे कृषि के लिए भूमि जो है वो बटाई पर लेते हैं। हाल के वर्षों में इनमें जो है पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी जागरूकता आ गई है। इसके अलावा हम देख सकते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो ये जो जनजाति, इसमें नृत्य प्रिय जनजाति इसको कहा जाता है। कोल दका नृत्य जो है अपनी मतलब जो नृत्य मुद्रा और हस्तचालन के लिए काफ़ी मतलब प्रसिद्ध है इनमें कोल दका। इसके अलावा रामनवमी आप देख सकते हैं, रामनवमी, होली, उसके अलावा तीज का त्यौहार होता है, दशहरा का होता है। ये सभी जो त्यौहार है इसके कुछ प्रमुख त्यौहार होते हैं कोल जनजाति के। विवाह संस्कार यहाँ देखने को मिलता है। जन्म संस्कार हिंदू रीति रिवाजों की तरह ही संपन्न किए जाते हैं। कुछ भौगोलिक विशेषता इनकी देखने को मिलती है, जैसे कि इनका जो भौगोलिक वितरण होता है वो हमको देखने को मिलता है। सतना देखे थे हमने, रीवा देखे थे, उसके बाद हम देख सकते हैं सीधी में भी ये देख सकते हैं हम, ठीक है, शहडोल में देख सकते हैं, और कुछ क्षेत्र इसका जबलपुर वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। मतलब इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। और शारीरिक विशेषताएं देखें तो ये लोग जो है एक प्रकार से ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के समान ये मतलब होते हैं, और ये अत्यंत मेहनती होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ उपजातियाँ होती हैं इनकी, जैसे कि अगर बात करें रोतेला होता है, ठीक है, रतिया, उसके बाद कठोतिया, उसके बाद अगर देखें भौतिया, ठीक है, बिंज भी होती है इनकी कुछ उपजाति, मड़नहा, उसके बाद रेवारिया होती है। ये सभी जो होती है एक प्रकार से उपजातियों के रूप में इनकी जाने जाती है। कोल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। इनका जो जीवन यापन वो होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही होता है, ठीक है। इनका जो व्यवसाय होता है वो मुख्य रूप से हमने देखे कृषि होता है, और इनकी जो है एक प्रकार से फसल होती है। फसलों की रक्षा के लिए कुछ जो है देवता की पूजा करते हैं, जैसे चंद्रमा की ये पूजा करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो सूर्य की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, साथ में पवन अर्थात वायु की पूजा करते हैं। इसके अलावा कोल जनजाति की जो न्याय व्यवस्था है वो अत्यंत प्राचीन व्यवस्था मानी जाती है। मतलब इनकी जो न्याय व्यवस्था है काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। कुछ देवी देवता होते हैं, जैसे कि पहले तो हम देख लेते हैं, जैसे जो गांव होते हैं, गांव के मुखिया अथवा जो पंचों के माध्यम से यहाँ न्याय कराते हैं, जैसे कि गोहिया पंचायत हमने देखे हैं। ये लोग चंद्र, सूर्य, पवन, इसके अलावा इंद्र जैसे देवी देवताओं और गंगा, यमुना आदि नदियों की भी पूजा बहुत मतलब श्रद्धा से करते हैं। इसके अलावा ठकुराइंदाई, ठाकुरदेव, शारदा माता, ज्वालामुखी, भैरव बाबा, इसके अलावा कुछ और अन्य देवी देवता इनके कुछ प्रमुख देवी देवता के रूप में जाने जाते हैं। और ये लोग सामान्यतः कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। और बहुविवाह की जो मतलब एक प्रकार से प्रथा यहाँ पे देखी जाती है। बहुविवाह की प्रथा जो है यहाँ पे काफ़ी देखी जाती है, और पर्दा प्रथा यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। कृषि मजदूरी कोल लोगों के जो आर्थिक जीवन उसका आधार माना जाता है। तो ये हो गया क्या कोल जनजाति के बारे में। अब बात करते हैं भारिया जनजाति, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखने को मिलती है खास करके छिंदवाड़ा के पातालकोट वाले क्षेत्र में, ठीक है।
तो जो भारिया जनजाति है वो एक प्रकार से देख सकते हैं हम, जो द्रविड़ियन होता है, द्रविड़ियन परिवार, द्रविड़ियन परिवार की प्रमुख जाति इसको बोला जाता है, जिसे प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। और भारिया जनजाति का जो विस्तार है वो हमको मुख्य रूप से देखने को मिलता है छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में। ठीक है, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में खास करके देखें तो कुछ हमको देखने को मिलता है मंडला वाले क्षेत्र में, छिंदवाड़ा में आपको पातालकोट में देखने को मिलता है, फिर सिवनी में, मंडला में, और कुछ क्षेत्र आपका जबलपुर वाले क्षेत्र में भी देख सकते हैं। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के अगर देखें तो पातालकोट में भारिया सदैव आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इसके अलावा जो भारिया जनजाति है एक प्रकार का छोटा सा समूह हम देख सकते हैं जो कि पातालकोट में है, सदियों से रह रहा है। इस क्षेत्र के निवासी शेष दुनिया से अलग थलग एक जीवन जी रहे हैं, जिनमें अपनी मान्यताएं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था वहाँ देखने को मिलती है। पातालकोट का क्या अर्थ है? पाताल को घेरने वाला पर्वत या किला बोल सकते हैं। यह नाम बाहरी दुनिया के लोगों ने एक प्रकार से हम देखें तो छिंदवाड़ा के एक ऐसे स्थान को दिया है जिसे चारों ओर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों से वो घिरा हुआ है। मतलब हम बात करें जो पातालकोट है वो मतलब इस क्षेत्र में अगर देखें पातालकोट में केवल एक ही जनजाति वहाँ रहती है, बल्कि जैसे 90% बात कर लेते हैं हम, 90% आबादी वहाँ भारिया जनजाति की रहती है और 10% जो है दूसरी जनजाति देखने को मिलती है। 1981 की जो जनगणना हुई थी उसमें पातालकोट में भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं सामाजिक विशेषता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। जैसे जो भारिया जनजाति के लोग हैं उनकी सामाजिक विशेषता काफ़ी रूढ़िवादी होती है। ठीक है, रूढ़िवादी मतलब यहाँ के जो लोग हैं मुखिया को एक प्रकार से पटेल कहते हैं। ठीक है, और भारिया समाज गोत्र चिन्ह यानी टोटम व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं, टोटम व्यवस्था या एक प्रकार से बोल सकते हैं भारिया समाज का गोत्र चिन्ह होता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार आधारित होते हैं टोटम चिन्ह पर, टोटम व्यवस्था पर, और इनमें समगोत्री विवाह एक प्रकार से प्रचलित नहीं है, यानी कि समगोत्री विवाह नहीं होता। ये तो हमने अभी तक पहले भी देखे थे, समगोत्री विवाह नहीं होता। भारिया समाज में मामा बुआ के लड़के लड़कियों के बीच विवाह करना शुभ माना जाता है, जिससे हम जैसे अभी हमने पीछे बात करे थे दूध लौटावा जिसे बोलते हैं। भारिया में 4 प्रकार के विवाह यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे मंगनी व बारात विवाह, लमसेना विवाह, पीछे बात की थी लमसेना विवाह के बारे में, राजीबाजी विवाह, विधवा विवाह, ये सभी देखने को मिलते हैं। और चूड़ी प्रथा भारिया लोगों में ही प्रचलित देखने को मिलती है। कुछ सांस्कृतिक विशेषता यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि सेतम देखने को मिलता है, भड़म, ये सभी नृत्य इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सैला, कर्मा, ठीक है, ये सभी नृत्य जो है भारिया जनजाति के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। भारिया की कला परंपरा संगीत नृत्य के साथ शिल्पकला और चित्रकला में भी काफ़ी यहाँ पे योगदान है, और कथा गीत पहलियों का जो है भारियाओं के पास काफ़ी भंडार देखने को मिलता है। आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत भारियाओं में जड़ी बूटी एवं लघु जो वनोपज है उसका संग्रह ये करते हैं, जड़ी बूटी और जो लघु वनोपज है, ठीक है, उनका संग्रह ये करते हैं और अपना जीवन यापन यहाँ पर करते हैं। भारिया पहले अस्थायी खेती करते थे, जिसे हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं, दहिया खेती बोल सकते हैं, और परंतु आजकल ये जो है स्थायी खेती करने वाले जो है वो कहलाते हैं। बांस की सामग्री बनाना और पत्तियां एवं जो भारी जो घास है उससे झाड़ू बनाकर बेचना भी इनके जीविका का एक साधन माना जाता है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ये एक प्रकार से जो भारिया जनजाति है मुख्य रूप से द्रविड़ियन या कोलेरियन परिवार से संबंधित ये माने जाते हैं, और इनकी शारीरिक विशेषता द्रविड़ लोगों के समान ही होती है। भारिया एक प्रकार से मध्यम कद वाले होते हैं, काले रंग के होते हैं, और इनकी जो जो भारिया जनजाति की जो महिलाएं होती है वो काफ़ी पतली होती है, इनकी नाक सुडौल और देखने में सुंदर होती हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। कुछ उपजातियाँ इनके देखने को मिलती है, जैसे कि इनकी कुछ उपजातियाँ होती है जैसे कि भूमियाँ हैं, ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हम पंडो है, उसके बाद देख सकते हैं भूइयार, ठीक है, ये कुछ इनकी उपजातियाँ देखने को मिलती है भारिया की। भारिया जनजाति को मुख्य रूप से गौंड जनजाति की ही उपशाखा या उपभाग माना जाता है। इसके अलावा कुछ इनके पर्व त्यौहार देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनके कुछ पर्व त्यौहार देख सकते हैं, बिदरी देख सकते हैं, उसके बाद बिदरी जो पूजा होती है वो देख सकते हैं, जवारा देख सकते हैं, नवाखानी, ठीक है, होली, दिवाली, ये सभी कुछ प्रमुख त्यौहार इनके देखने को मिलते हैं। कुछ प्रमुख नृत्य हैं इनके, जैसे कर्मा नृत्य है, उसके बाद देख सकते हैं भड़म नृत्य है, सैला है, सेतम, ये सभी कुछ प्रमुख नृत्य देखने को मिलते हैं भारिया के। कुछ देवी देवता भी यहाँ देखने को मिलते हैं इनके, ठीक है।
तो देवी देवता के रूप में अगर देखें, जैसे कि इनका देवी है अंबिका, ठीक है, उसके बाद शीतला, बेराहा, ठीक है, माता की पूजा जिसे बोलते हैं। उसके बाद है पाठा, दूल्हा देव भी इनके प्रमुख देव के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। बूढ़ा देव भी है। उसके अलावा नागदेव और बरुआ, ये कुछ प्रमुख देव इनके देवी देवता माने जाते हैं। इसके अलावा पातालकोट में लगभग 90% आबादी भारी जनजाति की देखने को मिलती है, हमने देखे हैं। और 1981 की जो जनगणना है उसमें जंगलियों के जंगली इनको कहा गया है, वो भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं। या इसके अलावा भारियों के जो निवास स्थान है उसको बोला जाता है ढाना, ये आपको याद रखना है। और इनके अंतर्गत विवाह जो है समगोत्री विवाह एक प्रकार से वर्जित है, ठीक है। ये मांसाहारी होते हैं, मतलब इनका जो भोजन होता है मांसाहारी होता है, ठीक है। भारियाओं की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि माना जाता है। और एक प्रकार से मुखिया की अगर बात करें तो जो एक प्रकार से जो मुखिया होता है, मुखिया को हमने देखे थे, मुखिया को इसमें पटेल बोला जाता है, ठीक है। मुखिया को क्या बोला जाता है? पटेल। तथा अन्य जो प्रमुख सदस्य है पड़िहार, भूमका और कोटवार भी होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं सहारिया जनजाति की। सहारिया आपको पता है ऊपर वाले क्षेत्र में, चंबल संभाग जो है उस क्षेत्र में देखने को मिलती है, यानी उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में आपको सहारिया जनजाति देखने को मिलती है। जैसे मध्य प्रदेश की एक बात करें तो खास करके देख सकते हैं हम, जैसे ग्वालियर संभाग में देखने को मिलती है और चंबल संभाग में ये जनजाति देखने को मिलती है। इन जिलों में सहारिया जनजाति की लगभग जो है 84% जनसंख्या देखने को मिलती है। 84% जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। पुराने समय में यह समस्त क्षेत्र वनाच्छादित था, यानी कि वनों से भरा पड़ा था या वनाच्छादित था, ठीक है। और यह जनजाति शिकार और संचयन से अपना जीवन यापन करती थी। परंतु अब अधिकांश शहरिया या तो छोटे किसान रह गए हैं या तो मजदूर बन गए हैं। एक प्रकार से बीड़ी और शराब के विशेष शौकीन माने जाते हैं। कुछ इनकी सामाजिक विशेषताएं होती है सहारिया जनजाति की, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे सहारिया जनजाति के अंतर्गत समाज के प्रत्येक परिवार में एक मुखिया होता है, ठीक है। प्रत्येक परिवार में एक मुखिया होता है और मुखिया जो होता है वो पटेल कहलाता है। इसकी नियुक्ति परंपरा के अनुसार, परंपरा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंशानुगत होती है, ठीक है। ये भी हम देख सकते हैं, वंशानुगत होती मुखिया की नियुक्ति। पटेल और समाज के कार्यों को पूरी निष्ठा से करने वाला जो व्यक्ति है वो कहलाता है प्रधान। तो ये हो गई कुछ सामाजिक विशेषताएं। कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं हम देख लेते हैं। कला और संस्कृति की बात करें, कला और संस्कृति की दृष्टि से सहारिया काफ़ी संपन्न माने जाते हैं। इसके अंतर्गत कई कथाएं, मतलब जो कला और संस्कृति के अंतर्गत हम देखें तो कथाएं देखने को मिलती हैं, गीत देखने को मिलते हैं, पहेलियाँ देखने को मिलती है और कुछ कहावतें लोक संस्कृति के अमूल्य धरोहर के रूप में इनके अंतर्गत देखने को मिलती है। इनका रहन सहन और धार्मिक मान्यताएं जो होती है हिंदू समाज के जैसे ही होती है, किंतु इनमें गोदना गोदानी की जो परंपरा है वो प्रचलित है अभी भी, ठीक है। कुछ आर्थिक विशेषताएं होती हैं इनकी, जैसे जो सहारिया जनजाति है उनके एक प्रकार से परंपरागत काम धंधे जो होते हैं वो होते हैं। कुछ होती है मजदूरी, एक प्रकार से देखें कृषि का काम भी इनके द्वारा किया जाता है और कुछ वनोपज का संग्रह भी इनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये अपने जीवन मतलब जो जीवन यापन कर पाते हैं। परंपरागत शिल्प बनाना और शिकार करना भी इनका एक प्रमुख आर्थिक स्रोत माना जाता है। ये जड़ी बूटियों के संग्रह के कार्य में परंपरागत रूप से संलग्न माने जाते हैं। आजीविका के रूप में ये जो है जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य करते हैं तथा वनोपज विक्रय करके आर्थिक लाभ कमाते हैं। इसके अलावा कुछ भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है सहारिया मुख्य रूप से जो है उत्तर पश्चिम वाले भाग, खास करके अगर देखें तो हम देख सकते हैं शिवपुरी वाले भाग में देखने को मिलता है, गुना वाले भाग में। उसके बाद हम देख सकते हैं मुरैना, ठीक है, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, इन सभी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा ग्वालियर में देखने को मिलता है, ठीक है। ग्वालियर संभाग में सबसे अधिक घनत्व देखने को मिलता है। सहारिया के निवास स्थान का मतलब जो इनका निवास स्थान होता है उसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है? सहराना कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। लहंगी नृत्य की बात करते हैं तो ये जो है सहारिया जनजाति के अंतर्गत ही हम देख सकते हैं। जो श्रावण मास होता है, श्रावण जो माह होता है उसके अंतर्गत रक्षाबंधन के दूसरे दिन ये किया जाता है, ठीक है, नृत्य। इसमें बांस की टोकरी में उगाए गए ज्वारों का जो है एक प्रकार से जुलूस निकाला जाता है जिसमें पुरुष वर्ग एक गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो ये लहंगी नृत्य होता है सहारिया जनजाति के अंतर्गत।
इसके अलावा जो आभूषण होते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों ही एक प्रकार से, पुरुष और स्त्री दोनों को एक प्रिय होते हैं आभूषण। महिलाएं अपने शरीर पर गुदना भी गुदवाती हैं। उसके अलावा सहारिया की जो पारिवारिक इकाई है उसको एक प्रकार से कुटुंब कहा जाता है। सहारिया परिवार जो होते हैं पितृसत्तात्मक होते हैं। ठीक है, सहारिया जनजाति की जो अर्थव्यवस्था होती है वो, उसमें अगर देखें तो कृषि हम देख सकते हैं, साथ में मजदूरी। ठीक है, वनोपज का संग्रह ये काफ़ी देखने को मिलता है। इनका धर्म होता है जो हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित होता है। ठीक है, कथानक पहेलियाँ साथ साथ अगर देखें तो राम जन्म, गोठ लीला, इसके अलावा पांडवों की कथा, जानकी विवाह, फाग, लंगुरिया, ये काफ़ी हम देख सकते हैं, काफ़ी कथाएं यहाँ पे देखने को मिलती है सहारिया जनजाति में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पारधी जो है, पारधी जनजाति की बात करें तो यहाँ पे देखिए पारधी जो है शब्द एक प्रकार से देखें तो जो इसका उद्भव हुआ है वो हुआ है एक प्रकार से पारद जो है उसका तद्भव है ये पारधी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आखेट या शिकार करना, आखेट या शिकार करना इसका मतलब होता है। सामान्य तौर पर अगर देखें तो पारधी जो जनजाति उसके साथ बहेलियों को भी सम्मिलित किया जाता है। बहेलिया मतलब जो पक्षी को मारने का काम करते हैं जाल बिछाकर। ठीक है, मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग में पारधी जनजाति पाई जाती है। पारधी और शिकारी मुख्य तौर पर अगर देखें तो मुख्य अंतर क्या देखने को मिलता है, शिकारी आखेट करने में बंदूकों का उपयोग करते हैं और पारधी अपने जाल का उपयोग करते हैं। मतलब ये जाल के द्वारा शिकार करते हैं और जो शिकारी होते हैं वो बंदूक के द्वारा अपना जो है शिकार करते हैं। कुछ भेद हैं इनके, जैसे गोसाई पारधी की बात करें तो गोसाई पारधी गौरिक वस्त्र धारण करते हैं एवं भगवा वस्त्रधारी साधुओं की तरह दिखाई देते हैं और मुख्य रूप से जो है एक प्रकार से हिरणों का शिकार करते हैं। और चीता पारधी की अगर बात करें तो आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व तक चीता पारधी चीता पालते थे, इसलिए इनको चीता पारधी बोला जाता है। मुगल बादशाहों के यहाँ चीता पारधी सेवक हुआ करते थे, मतलब ये चीता पालते थे। ठीक है, और सेवक भी हुआ करते थे मुगल बादशाहों के। भील पारधी की बात करें तो बंदूकों से शिकार करते हैं। ठीक है, और लंगोटी पारधी की बात करें तो वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी पहनने वाले होते हैं, तो इसलिए इनको लंगोटी पारधी बोला जाता है। टकनकार की बात करें, टाकिया पारधी की सामान्य शिकारी और हाका लगाने वाले पारधी होते हैं। बंदर वाला की बात करें, बंदर नचाने वाले होते हैं। तेल निकालने वाले तो ये एक प्रकार से नाम से पुराने समय में मगरमच्छ आदि का तेल निकालने वाले पारधी होते थे। फांस पारधी जो होते हैं शिकार को जाल में पकड़ने वाले होते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य देखें तो जैसे बहेलियों का भी एक उपवर्ग है जो कि कारगार कहलाता है। यह केवल काले रंग के पक्षियों का भी शिकार करते हैं। सभी पारधी देवी के आराधक होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है देवी के आराधक होते हैं, देवी की आराधना करते हैं। और लंगोटी पारधी चांदी की देवी की मूर्ति रखते हैं। भील जो है पारधी रायसेन, भोपाल और सीहोर जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, इधर वाले क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे सामने है अगरिया। अगरिया की बात करें यहाँ पे तो हमको यहाँ पे देख सकते हैं अगरिया जनजाति मुख्य रूप से जो है जो गौंड जनजाति है, गौंड जनजाति वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। गौंड जनजाति मतलब ये वाले क्षेत्र में हम देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम देखें तो ये इसके अंतर्गत गौंड क्षेत्र में आदिवासी लोहार कहलाते हैं। आदिवासी लोहार के नाम से जाने जाते हैं अगरिया। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे जब बात किए थे गौंड जनजाति की ही अंतर्गत ये शाखा थी। अगरिया जनजाति आदिम काल से ही लौह अयस्क को साफ करके लौह धातु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जिले जो है हमको देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से शहडोल देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मंडला देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो हम देख सकते हैं। तो इस क्षेत्र में ये अगरिया जनजाति देखने को मिलती हैं। इनमें प्रमुख देवता हमको देखने को मिलता है लोहासुर। लोहासुर जो है प्रमुख देवता लोक मान्यता के अनुसार जो है जिनका निवास धधकती हुई भट्टियों में जाना जाता है। भोजन की बात करें तो ये जो है मोटे अनाज के रूप में इनका जो भोजन होता है और सभी प्रकार के जो मांस है, जैसे अगर बात करें सुअर का मांस भी विशेष रूप से ये उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो विवाह है वधु शुल्क देने का प्रचलन यहाँ पे मतलब प्रसिद्ध है, मतलब समाज में विधवा विवाह की स्वीकृति भी है। इसके अलावा अगरिया जो है उड़द की दाल को अत्यंत पवित्र मानते हैं और गुदना गुदवानी की परंपरा इनके साथ मतलब जो है प्रिय है। ठीक है, विवाह में इसका उपयोग किया जाता है उड़द की दाल का। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, नेक्स्ट जो जनजाति है वो हमारे सामने खैरवार है। और खैरवार जनजाति की अगर बात करें तो ये जो है मुंडा जाति जो जनजाति समुदाय है उसकी एक प्रमुख जनजाति है खैरवार। ठीक है, खैरवार मतलब हम आगे देखने वाले कत्था निकालने वाले, कत्था बनाती है
राज्य के विंध्य क्षेत्र एवं हाँ अगर देखें तो हमको विंध्य क्षेत्र एवं जो मंडला वाला क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र एवं मंडला वाले क्षेत्र में कत्था निकालने वाले जो जनजाति है, ठीक है। अच्छा, कत्था कौन से पेड़ से निकाला जाता है आपको बताना है, पीछे हमने लेक्चर में पढ़े। ये कत्था के अतिरिक्त वनोपज संचयन और मजदूरी का कार्य भी करते हैं। खास करके जो है ये कैमूर की पहाड़ियाँ, ये देखिए हम देख सकते हैं इधर वाला जो कैमूर की पहाड़ियाँ उधर देखने को मिलता है इनका निवास स्थान। छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में भी ये सवर्ण या उच्च जातीय जो जातीय स्तर है उसको प्राप्त किया है। दूसरी ओर मूल निवास स्थान के कई भागों में विशिष्ट धंधे आदिवासी के रूप में ये रह गए हैं। इसके अलावा पनिका जो जनजाति है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा पनिका या पनका इसको बोला जाता है, और ये एक प्रकार से द्रविड़ समुदाय की एक मुख्य उपजाति मानी जाती है। और मुख्य रूप से अगर देखें नागपुर क्षेत्रों में इसको पाने के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पाने के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति के लोग जो है प्रमुख रूप से विंध्य क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र, और साथ में अगर देखें तो हमको छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी ये देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कबीर के जन्म के पश्चात इनका जो है पालन पोषण एक पनका महिला के द्वारा किया गया था। आजकल जो है मतलब जो पनका जो है कबीरपंथी संख्या, मतलब कबीरपंथी की संख्या काफ़ी वृद्धि हो गई है, यानी कि कबीरा इनको कहा जाता है, कबीरा इनको कहा जाता है। यह जनजाति मदिरा मांस इत्यादि से काफ़ी परहेज करते हैं, और कभी एक प्रकार से जो है धर्मगुरु इनके जो होते हैं मंती कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें पुरुष एवं स्त्रियां दोनों ही गले में कंठी तथा तन पर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। मध्य प्रदेश की पनका जो जनजाति है अन्य जो आदिवासी उनकी तुलना में अधिक प्रगतिशील मानी जाती है, और गरीब पनके जो है हरवाह का काम भी करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो पनका जनजाति का जो मूल रूप से जो कार्य होता है कपड़ा बुनने का होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विंध्य क्षेत्र मतलब ये वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो जनजाति है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे बंजारा जनजाति देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी मतलब प्राचीन जनजाति इसको बोला जाता है, और प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे कि निमाड़ क्षेत्र मतलब नीचे वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके अलावा देखें तो मालवा वाले क्षेत्र में, मंडला वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। इनका जो बंजारों का जो मूल निवास स्थान वो राजस्थान माना जाता है, और ये जनजाति जो है अपने एक प्रकार से अपना जो मतलब अपने आप को राजपूतों का वंशज मानती है, राजपूतों का वंशज ये मानते हैं। प्रमुख व्यवसाय इनका अगर बात करें तो पशु चराना इनका प्रमुख व्यवसाय है, ठीक है। घुमंतु जनजाति के होते हैं, मतलब पशु को एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर खेती करते हैं या कृषि करते हैं तो वो एक जगह स्थायी निवास करते हैं। इस जनजाति का जो रहन सहन है, वेशभूषा है, एक प्रकार से राजस्थानी संस्कृति के रूप में, मतलब राजस्थानी संस्कृति से काफ़ी साम्यता रखती है या फिर उसके ही समतुल्य मानी जाती है। इस जनजाति की जो महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन जो मेकअप है वो काफ़ी सर्वाधिक करती हैं, ठीक है। त्यौहार की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको गणगौर, ठीक है, गणगौर बंजारा जाति का प्रमुख त्यौहार माना जाता है जो कि सावन के माह में मनाया जाता है। बंजारे की बात करें तो बंजारे जो है सिख धर्म से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, और इनके जो काफिले हैं उनको एक प्रकार से क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक दो और जनजाति हम देख लेते हैं, जिसको हम देखें कोरकू। तो कोरकू आपको देखिए नीचे होशंगाबाद बैतूल वाले क्षेत्र में नीचे दक्षिणी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो कहाँ कहाँ देखेंगे हम देख सकते हैं होशंगाबाद वाले क्षेत्र में देख सकते हैं, बैतूल वाले क्षेत्र में, कुछ छिंदवाड़ा, हरदा और कुछ पूर्वी निमाड़ वाले क्षेत्र में भी हमको देखने को मिलते हैं। कोरकू जनजाति को कोलरियन जनजाति की एक प्रमुख शाखा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इनकी सामाजिक विशेषताएं होती है तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये जो होते हैं पितृसत्तात्मक होते हैं। इस जनजाति में हम देखें तो हमको गोत्र विवाह या फिर हम बोल सकते हैं टोटम व्यवस्था का काफ़ी महत्व देखने को मिलता है, जो कि हमने पीछे पढ़े थे। क्योंकि इनमें समगोत्री विवाह निषेध है, इस जनजाति में विवाह के लिए वधु मूल्य देना पड़ता है, और इस जनजाति की जो सबसे प्रचलित है प्रथा उसको बोला जाता है लमसेना। लमसेना विवाह हमने पढ़े थे पीछे, जिनमें शर्तों के तहत दामाद को ससुर के घर में रहना पड़ता है, ठीक है। आर्थिक विशेषताओं की अगर बात करें तो इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है कृषि, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो जो कोरकू जनजाति है उसमें भूमि स्वामी को राज कोरकू तथा शेष लोगों को पोथरिया बोला जाता है। मतलब जो भूमि स्वामी होगा उसको राज कोरकू बोला जाएगा,
और अन्य लोगों को पोथरिया बोला जाएगा। सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो इनके अंतर्गत जो जनजाति है, जनजातीय उत्सव काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, पर्व त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली भी यहाँ देखने को मिलती है, होली काफ़ी बड़ी मात्रा में ये मनाते हैं बड़े उत्साह से। इस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जो है शरीर को दफनाने की प्रथा भी विद्यमान है। यह जनजाति मरे हुए लोगों की याद में लकड़ी का स्तंभ एवं डंडा बनाते हैं और इस जनजाति में सिडोली प्रथा का प्रचलन भी है। ठीक है, सिडोली प्रथा का भी यहाँ प्रचलन है। कुछ शारीरिक विशेषता देखने को मिलती है, जैसे इनकी जो बनावट होती है, आंखें काली होती है। आंखें कैसी होती है? काली होती है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जो मतलब जो त्वचा होती है, त्वचा का रंग काला होता है और जो नाक होती है, नाक कुछ यहाँ पे हम देखें तो चपटी होती है इनकी, ओंठ मतलब मोटे ओंठ होते हैं। इसके अलावा चेहरा जो होता है गोल होता है। तो ये कुछ अलग अलग विशेषता हमको इसकी देखने को मिलती है। किसकी? जो जनजाति हमारी कोरकू है उसके बारे में हम देख रहे हैं। कुछ भौगोलिक विशेषताएं की बात करें तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे हमने बात करे थे बैतूल में पाई जाती है, छिंदवाड़ा में पाई जाती है, होशंगाबाद में, हरदा में, निमाड़ वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। ठीक है, काफ़ी मात्रा में। कोरकू जनजाति को आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पोथरिया कोरकू, राज कोरकू हमने देखे थे अभी। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं जो अन्य चीज़ें और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बावरिया होते हैं। बैतूल ज़िले में निवास करने वाले इस जनजाति को बावरिया कहा जाता है, यानी कि बैतूल में निवास करने वाले को बावरिया कहा जाता है और जो पचमढ़ी क्षेत्र में निवास करते हैं उनको बंदोरिया कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में हट विवाह जो प्रथा है उसका प्रचलन है, जिसमें एक स्त्री अपने प्रेमी के यहाँ जो है हट करके यानी धरना देकर बैठ जाती है, जिसके फलस्वरूप पुरुष सामाजिक नियमों के अनुसार उस अड़ियल महिला से विवाह कर लेता है। इसके अलावा कुछ उपजातियाँ होती हैं इनकी, जैसे मोबा सिरुमा, इसकी कुछ उपजातियाँ होती है। जैसे एक और है बवारी, उसके बाद है बोडिया और नाहला। ये कुछ उपजातियाँ है, कुछ विवाह प्रचलन है इनके अंतर्गत। तो हम देख सकते हैं जैसे राजी बाजी इनका विवाह प्रचलन है। ठीक है, तलाक अथवा विवाह ये हम देख सकते हैं, विवाह प्रथा। ठीक है, लमसेना विवाह भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, हट विवाह, अंतर विवाह, ये सब हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत। और कोरकू मुंडा या कोलेरियन जनजाति की एक प्रमुख शाखा माने जाते हैं। इसके अंतर्गत ये स्थानांतरित खेती करते हैं, जैसे जिसे हम बोलते हैं झूम खेती। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इस जनजाति में समगोत्री विवाह नहीं किया जाता, हिंदुओं से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, इसके अलावा जो है पूजनीय देवता जो इनके महादेव और चंद्रमा हैं। आगे बात करते हैं हम जो है इनके जो गांव होते हैं देवता, डोंगर देवता और मोरवा देव कहलाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो शिव उपासक भी होते हैं। पंचायत प्रथा होती है यहाँ पे, पंचायत का प्रधान परंपरागत होता है। पड़ियार और भूमिका जो होते हैं इनके अति सम्मानीय व्यक्ति होते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमने सारी जनजातियों के बारे में यहाँ पे देखे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ जनजातीय संस्कृति होती हैं, जैसे हमने अभी पीछे बात की कंप्लीट रूप से, उसका कुछ निष्कर्ष है वो हम देख लेते हैं। जैसे ट्राइब्स कल्चर की बात कर लेते हैं, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। तो परिवार में हमने क्या देखा? परिवार हम देख सकते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार की प्रथा यहाँ देखने को मिली। और खास करके अगर देखें तो उसमें भी हमको पितृसत्तात्मक जो है देखने को मिला। पितृसत्तात्मक या पितृवंशी, यानी कि पुरुष प्रधान देखने को मिलता है। पुरुष के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो सर्वप्रमुख होता है। ठीक है, और कहीं कहीं हमको ये भी चीज़ देखने मिली जहाँ पे महिलाओं को भी कुछ स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद परिवार का मुखिया पिता होता है। पिता ही संपूर्ण परिवार का नियंत्रण करता है। उत्सव, पर्व, त्यौहार एवं धार्मिक कार्यक्रम आदि की व्यवस्था पिता के द्वारा ही की जाती है। तो ये परिवार से संबंधित हमने देखें। बात करें विवाह की, तो विवाह में हम देख सकते हैं विवाह सामाजिक संरचना व संगठन का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। मतलब विवाह के द्वारा न केवल सामाजिक संरचना का विकास होता बल्कि स्त्री पुरुष के बीच प्रेम संबंधों का सुव्यवस्थित जो दिशा है उसको भी रूप यहाँ प्रदान किया जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के विवाह हमको देखने को मिलते हैं। जैसे सेवा विवाह है। सेवा विवाह मतलब इस विवाह का तात्पर्य क्या होता है? जो युवक है, वर है, जिस कन्या से विवाह करना चाहता है उसके घर कुछ दिन रहकर या कुछ महीने साल रहकर जो है वहाँ सेवा प्रदान करेगा और वधु पक्ष प्रसन्न होकर उसे जो है कन्या प्रदान कर देते हैं।
सह पलायन विवाह की बात करें तो सह पलायन विवाह हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे जो है इस विवाह का जो आशय है वो हम देख सकते हैं, इसमें युवक और युवती स्वेच्छा से अपने गांव को छोड़कर दूर पलायन कर जाते हैं, क्योंकि इसमें जनजाति नियमों की कठोरता के कारण वह अपने गांव से विवाह नहीं कर सकते। और भील जनजाति में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, खास करके भील में। ठीक है, क्रय विवाह की बात करें तो क्रय विवाह में हमको इस विवाह के अंतर्गत युवक पक्ष के द्वारा युवती पक्ष के लोगों को वधु मूल्य देना होता है। ठीक है, यहाँ पे वधु मूल्य देना पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से भील, गोंड तथा बेगा जाति के लोग आते हैं। भील आते हैं, गोंड आते हैं और बेगा आते हैं क्रय विवाह के अंतर्गत। उसके बाद हरण विवाह की अगर बात करें तो इस विवाह के अंतर्गत युवक और युवती को उसके परिवार की इच्छा के विरुद्ध हरण कर लिया जाता है, और भीलों में इस प्रकार की जो प्रथा है वो देखने को मिलती है। परीक्षा विवाह की अगर बात करें तो परीक्षा विवाह के अंतर्गत आपको मतलब जो है इसके अंतर्गत वधु प्राप्त करने के लिए युवक को साहस और वीरता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वीरता का परिचय देना होता है, और जो मुख्य रूप से हमको गोल गधेड़ों में देखने को मिलता है। ठीक है, गोल गधेड़ उत्सव, उसमें इस प्रकार का जो है चित्रण देखने को मिलता है। विनिमय विवाह की अगर बात करें तो इसमें जो है एक प्रकार से एक परिवार से मान लो हमने मतलब जो है कन्या को लेकर आए, मतलब एक परिवार से कन्या को लेकर आए हैं, तो इस तरफ की जो कन्या है उस परिवार में जाने को होना, तो इसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है, विनिमय विवाह। यानी कि ये जिसमें एक जो परिवार है उसके भाई बहन का दूसरे परिवार के भाई बहन के साथ यहाँ संबंध होता है, उसको बोला जाता है विनिमय विवाह। साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कुछ आदिवासी समाज का संरक्षण से संबंधित यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आदिवासी कला, संगीत, नृत्य व अन्य रचना धर्मी जो शैली उसके संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ प्रयास किए। जैसे मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, जो कि स्थापना 1980 में की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी? लोक संगीत, लोक नृत्य एवं नाट्य आदि जो आदिवासी साहित्य है उसको संरक्षण देना, उसके विकास एवं प्रोत्साहन हेतु सभी संभव प्रयास करने के लिए जो है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना की गई थी। भारत भवन की बात करें तो भोपाल में आदिवासी लोक कला तथा उनके द्वारा तैयार जो कला है उनके नमूनों का एक प्रकार से संग्रहालय यहाँ देखने को मिलता है भारत भवन भोपाल के अंतर्गत। साथ में कुछ पुरस्कार भी देखने को मिलते हैं आदिवासियों से संबंधित। तो आदिवासी कला, संगीत, नृत्य व अन्य जो रचना धर्मी शैली है उनके संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश मतलब यहाँ पे जो है ये तो हमने यहाँ पे देख लिए, मतलब जो पुरस्कार है, पुरस्कार से संबंधित हमको ये तो देख लिए। पुरस्कार से संबंधित मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला पुरस्कार हमको देखने को मिलता है शंकर साहा एवं रघुनाथ साहा, ये आदिवासियों से संबंधित पुरस्कार है, और इसके अंतर्गत जो है 3 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। अब 3 लाख रुपए किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा मतलब आदिवासी कला सृजन के लिए दिया जाता है, और 2008 में इसको शुरू किया गया था। शंकर साहा एवं रघुनाथ साहा पुरस्कार 3 लाख रुपए इसमें प्रदान किया जाता है, 2008 से ही शुरू किया गया था, और सर्वश्रेष्ठ कला प्रदर्शन के लिए इसको प्रदान किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो है देवी अहिल्या सम्मान। ठीक है, देवी अहिल्या सम्मान की अगर बात करें तो ये जो है 1996 और 97 से इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सम्मान जो कि आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला जो कलाकार उनकी सृजनता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है, और 2 लाख रुपए इसमें प्रदान किया जाता है। ठीक है, और जो सम्मान पट्टिका है, प्रशस्ति पट्टिका, वो दी जाती है। प्रथम देवी अहिल्याबाई जो सम्मान है वो किसको दिया गया था, ये भी आपको याद होगा, तीजन बाई को। ठीक है, हालांकि हमने हिस्ट्री में सारे पुरस्कार पढ़ लिए हैं, फिर भी हमने यहाँ देख लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार है वो संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, संस्कृति विभाग द्वारा ये शुरू किया गया था। इसके बाद कुछ प्रमुख जनजातीय नृत्य की बात करें, जैसे भील का जो जनजातीय नृत्य है वो भगोरिया, डोहा, बड़वा, घूमर, गोरी। बेगा का बिल्मा, कर्मा, परधोनी, सेला। भारिया की बात करें भड़म, कर्मा, सेतम। गोंड में गोंडी, सेला, सुआ, कर्मा, बिरहा, भड़ोनी, कहरब, रीना, गाचो। बंजारे की बात करें तो गरबा। कोरकू की बात करें चटकोरा। मुड़िया की बात करें तो छेरता और गोर। ये कुछ प्रमुख जनजातीय नृत्य हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो एक प्रकार से जो जनजाति वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो हमने देखे पूरे जो है एक प्रकार से मध्य प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या
के अंतर्गत अगर देखें तो टोटल मिलाकर 21.1% हमको जनजातीय क्षेत्र देखने को मिलता है। प्रतिशत की बात करें, टोटल 46 जनजाति हमने देखें। उसके अंतर्गत 3 मुख्य जनजाति जो कि बेगा, सहरिया, भारिया, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में उनको रखा गया है। बहुत सारे विवाह के तरीके हमने देखे, जैसे कोरकू के अंतर्गत मृतक संस्कार में सिडोली प्रचलन भी देखें। भोपाल के अंतर्गत आपको पता होगा श्यामला हिल्स है, जिसमें हमको 6 जून 2013 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो जनजातीय संग्रहालय उसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान हमको भोपाल में देखने को मिलता है। और इसके अलावा देश का पहला जो आदिवासी संचार है वो हमको झाबुआ में देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको अमरकंटक के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो आवासीय विश्वविद्यालय है वो भी देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन कौन सी, एक तो भील है और एक गोंड है। ठीक है, ये भी हमने काफ़ी यहाँ पे देखा है। अब जो हमारा कंप्लीट चीज़ें है वो कंप्लीट यहाँ देख ली हमने। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है मतलब कंप्लीट रूप से अगर देखें तो ये एंड हो जाता है। कौन सा, जनजाति वाला। तो जनजाति एवं उनकी संस्कृति के बारे में देखें, कंप्लीट रूप से उनकी लोकेशन देखें, दोनों ही मैप आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा कुछ उनका संवैधानिक प्रावधान देखें। उसके बाद उनके आयोग के बारे में बात की है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी हमने देखे। कुछ और संस्थान के बारे में बात की है, भील। उसके बाद हमने देखे थे गोंड भगोरिया पर्व जो उसके अंतर्गत गोंड जनजाति देखें। उसके बाद बेगा जनजाति देखें। उसके बाद हम देख सकते हैं कोल जनजाति के बारे में हमने बात की है, भारिया जनजाति के बारे में बात की है, सहारिया। उसके बाद हम देख सकते हैं पारधी, अगरिया, खेरवार। उसके बाद मनिका जनजाति, बंजारा, कोरकू। इसके बाद कुछ जनजाति संस्कृति की बात करें, जैसे विवाह है, परिवार है, सेवा विवाह। विवाह के सारे प्रकार हमने देखें। आदिवासी समाज का संरक्षण से संबंधित चीज़ें देखें। पुरस्कार सम्मान में हमने 2 देखें, शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह, और देवी अहिल्याबाई सम्मान। और हमने यहाँ देखिए और कुछ चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है 1981 में, जिसके अंतर्गत जनजातीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक जो क्षेत्र है उसमें कुशलता का विकास करने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। वन्य प्रकाशन की अगर बात करें तो ये इसकी स्थापना 1980 में की गई है, जिसके अंतर्गत एसटी, आदिम जाति और एससी और पिछड़ा वर्ग कल्याण मतलब संयुक्त रूप से जो है एक प्रकार से कल्याण के लिए इसका जो है स्थापना की गई है। आदिवासी संस्कृति साहित्य और आदिवासी तक पहुंचना चाहिए, मतलब जो आदिवासी संस्कृति का जो साहित्य है वो आदिवासी तक आसानी से पहुंचना चाहिए, उसके लिए फोकस करेगा वन्य प्रकाशन। उद्यमी विकास संस्थान जो मध्य प्रदेश है इसकी स्थापना 20 मार्च 1980 को की गई। उद्देश्य एसटी, एससी, ओबीसी के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता इसका काम है, यानी कि आर्थिक सहायता देना इसका काम है। एससी एसटी अत्याचार निरोधक अधिनियम भी यहाँ देखने को मिलता है आपको। 1989 में ये लागू किया गया था। 16 अगस्त 1989 को पारित किया गया था, जो कि एसटी एससी के हितों की रक्षा के लिए यहाँ पे काफ़ी सहायक होता है। 30 जनवरी 1990 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं, जैसे विद्यार्थी कल्याण योजना की बात करें तो एससी विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि 2500 रुपये यहाँ प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना की बात करें तो एससी के जो प्रतिभावान विद्यार्थी है जिसमें 10th और 12th में काफ़ी एक प्रकार से उन्होंने मतलब उच्चतम अंक प्राप्त किया तो विशिष्ट पुरस्कार यहाँ प्रदान किया जाएगा। एससी राहत योजना 2015 की बात करें तो यहाँ पे हमको क्रियान्वयन इसका जो है 2015 से देखने को मिलता है। और जो योजनाएं है उसकी त्वरित सहायता के लिए, जैसे किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को योजनाएं नहीं मिल रही है तो उस क्षेत्र में उस प्रकार की जो योजना है उसको प्रदान करने के लिए एससी राहत योजना 2015 लागू की गई थी। आवास सहायता योजना 11 सितंबर 2013 को लागू की गई है, शुरू की गई। विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे बाहर से कोई विद्यार्थी शहर में आया है तो उनको आवास के लिए यहाँ पे सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, रूम रेंट हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। 2012-13 में ये महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। एससी विद्यार्थियों को आईआईटी, क्लैट और एनडीए इसमें सफल होने पर जो है इन संस्थानों में मतलब एक प्रकार से प्रवेश के लिए महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना जो है 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये हमने कुछ देखें प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो इस प्रकार हमारा जो कंप्लीट लेक्चर है वो हो जाता है यहाँ पे। और आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएँ। और एक और चीज़ है, अगर आप जो है मतलब सिविल सेवा परीक्षा यानी कि एमपीपीएससी की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं,
जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सरकार स्टडी वेब्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं डिस्कशन बॉक्स भी मिलेगा आपको और एक जो मेंस मतलब मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का एक ग्रुप मिलेगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें प्रतिदिन आप अभ्यास कर सकते हैं उत्तर लेखन का और मुख्य परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।